paucity of the time, we were not able to finish two minor topics related to salinity. Okay, these topics are important. Okay, can be asked in prelims. Okay, and these topics, you can use these topics while writing your mains answer by referring to the ocean currents. Okay, so the first topic of today, still class, the salinity chapter is not over. I will take 20 minutes to finish this chapter. Okay, because there are two minor topics which I left yesterday. Okay, because the time was over. Okay, we are at that time 7:40 p.m. was already there. Okay, so I have to stop. So make a heading of today's topic. Pycnocline, 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 pycnocline and thermohaline circulation. Pycnocline and thermohaline circulation. सर Yes. सर सैलिनिटी जो है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है क्या? सैलिनिटी डेफिनेटली, देखो सैलिनिटी एक्चुअली क्या है, सैलिनिटी से डेंसिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज एक सलाइन वाटर और एक लेस सलाइन वाटर, ओके, दोनों की डेंसिटी अलग होगी. You can say in the opposite direction because of the salinity density differs. And here today this pycnocline is what this concept is. जो pycnocline है वो यही बात करता है कि जहां पे दो लिक्विड, मतलब एक ओशन है, ऊपर के सरफेस की लिक्विड की डेंसिटी अलग है, नीचे की लिक्विड ओशन की सरफेस की डेंसिटी अलग है, और इस जो दो लेयर्स को सेपरेट करती है वो लाइन होती है pycnocline. क्लियर है गाइस? वो pycnocline हो. तो सैलिनिटी की वजह से हर्षिता डेंसिटी सब अलग हो जाती, लेस डेंस एंड मोर डेंस, तो उसमें सैलिनिटी डिफर होगी. क्लियर है? ओके, सो मेक द हेडिंग क्लास pycnocline. pycnocline जैसे क्लास मैंने आपको pycnocline बताया. pycnocline क्या होता है? pycnocline एक बाउंड्री होती है लिक्विड में, जहां पे ऊपर की लिक्विड की डेंसिटी अलग और नीचे की लिक्विड की डेंसिटी अलग, मतलब दो सेपरेट लिक्विड के बीच में एक बाउंड्री लाइन है जिसे हम pycnocline कहते हैं. ओके, वो और ये pycnocline आपके एक तरीके से ऊपर के लिक्विड को नीचे आने से वर्टिकल उसने जस्ट मिनट गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग दैट इन ओशन समटाइम्स ऐसा होता है कि ऊपर के लेयर के पानी की डेंसिटी अलग होती है, नीचे के लेयर की पानी की डेंसिटी अलग होती है, और ये जो दो सेपरेट डेंसिटी के जो पानी की जो बॉडी है, इन दो बॉडी को जो सेपरेट करती है लाइन को, उसे pycnocline कहते हैं. प्रीलिम से पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय pycnocline, ऑप्शन ए बी सी डी. दिस टाइम दिस थिंग कैन बी आस्क्ड. Okay, so I'm making you see the diagram of pycnocline. Okay, I'm sharing this thing. pycnocline क्लास इस तरीके का एक लेयर है कि जहां पे ऊपर के नीचे के जो पानी है वो अलग उसके डेंसिटी का है, और ऊपर का सरफेस लेयर का पानी का अलग डेंसिटी का है. इसके बीच की जो लाइन है उसे हम pycnocline कहते हैं. ओके, और एक तरीके से क्लास अब pycnocline का कहां होता, कहां नहीं होता. pycnocline क्लास पोलर रीजन्स को छोड़ करके हर जगह pycnocline लेयर मिलती है. अगेन प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक.
कि except polar regions we find picnocline layer everywhere in the oceans. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि पोलर रीजन्स में हमें क्यों नहीं पिक्नोक्लाइन लेयर मिलती है? बिकॉज पोलर रीजन्स में आपके पानी का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, ग्लेशियर्स या आपके आइसबर्ग्स या आइस शीट्स मेल्ट हो रहे होते हैं, तो पानी ऊपर का पानी का लेयर बहुत ठंडा, ऊपर का पानी की सतह बहुत ठंडी होती है, और जो ठंडा पानी होता है वो कंटिन्यूअस नीचे डीप डाउन जा रहा होता है, तो वो जो वर्टिकल पानी है, वर्टिकल सिंकिंग कोल्ड वाटर है, डेंस वाटर है, वो पिक्नोक्लाइन लेयर को डिस्टर्ब कर देता है, तो पोलर रीजन्स में पिक्नोक्लाइन लेयर नहीं बन पाती है। एक्सेप्ट पोलर रीजन्स, चाहे वो टेम्परेट हो, चाहे वो सब ट्रॉपिकल हो, इक्वेटर हो, you will find a definite picnocline layer. Yesterday this topic was left. Okay, so I thought that first we should finish this topic. Okay, and then we will take the further. Okay, we will start with the movement of ocean water. Okay, so make a heading class picnocline layer. सर ये पोलर पे क्यों नहीं होती है, एक बार दोबारा बताना। Okay विशाल, see, पोलर रीजन्स में पिक्नोक्लाइन लेयर नहीं होती है। ओके, लिसन केयरफुली। क्यों? क्योंकि गाइस पोलर रीजन्स में जो सरफेस टेम्परेचर होता है, जो सरफेस वाटर टेम्परेचर होता है, वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। एक्सट्रीमली कोल्ड क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आइस मेल्ट हो रही होती है, आइसबर्ग से आइस मेल्ट हो रही होती है, आपके आइस शीट से आइस मेल्ट हो रही होती है, तो वो जो आइस मेल्टिंग ऑफ आइस है, उस कारण से जो कोल्ड वाटर है, डेंस कोल्ड वाटर है, वो डेंस वाटर है, डेंस वाटर नीचे बैठेगा, सिंक करेगा, नीचे डाउन सिंक करेगा, और वो जो डाउन सिंक वर्टिकल करंट है वो पिक्नोक्लाइन लेयर को डिस्टर्ब कर देता, बनने नहीं देता। ओके, मतलब इट इज लाइक अ वर्टिकल समथिंग, वर्टिकल ऑब्जेक्ट विच इज डिस्टर्बिंग द पिक्नोक्लाइन लेयर। कंटिन्यूअस ठंडा पानी क्योंकि भारी होता है, वो नीचे बैठ रहा है, और इस कारण से वो पिक्नोक्लाइन लेयर को डिस्टर्ब कर देता है। इस कारण से पोलर रीजन्स में पिक्नोक्लाइन लेयर नहीं बन पाती। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर देन पोलर एरियाज, पिक्नोक्लाइन लेयर यू विल फाइंड एवरीवेयर इन एवरी ओशंस। क्लियर है गाइस? ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज पिक्नोक्लाइन लेयर। PYCNOCLINE, आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, PYCNOCLINE, पिक्नोक्लाइन लेयर। Pycnocline layer. Pycnocline is a boundary separating two liquid layers of different densities. Pycnocline is a boundary separating two liquid layers of different density. Two liquid layers of different density. Sir, it is a boundary. Is a boundary separating two liquid layers of different densities. Two liquid layers of different densities. Full stop. Pycnocline exists in oceans. Pycnocline exists in oceans at a depth of below 100 meter till 1000 meters, below 100 meters till 1000 meters, because of large density difference, सर रिपीट कर दीजिए। Pycnocline layer exists in oceans at a depth of below 100 meters until 1000 meters, because of large density difference between surface water
and deep ocean water. Between surface water and deep ocean water, and deep ocean water, full stop. Full stop. These pycnocline layer, this pycnocline layer, this pycnocline layer effectively prevents vertical currents, effectively prevents vertical currents and prevents the intermixing of water, prevents the intermixing of water mixing of water. However, however, we do not find pycnocline layers in the polar regions. We do not find pycnocline layers in the polar region. Full stop. The reason why the pycnocline layer is absent in polar region, the reason why the pycnocline layer is absent in polar region was the reason why the pycnocline layer is absent in polar region is is the presence of extreme cold conditions there, is the presence of extreme cold conditions there. In polar regions, there are numerous icebergs, ice flows. In polar regions, there are numerous icebergs and ice flows. And because of melting of ice, because of melting of ice, melting of ice, the surface, the surface temperature of oceans, the surface temperature of oceans
is almost is almost is almost freezing, is almost freezing. As a result, as a result, the cold water from the cold water of the ocean surface, the cold water of the ocean surface sinks 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 bottom, sinks bottom, and this cold water and this cold water disturbs disturbs the formation of pycnocline layer, disturbs the formation of pycnocline layer. First stop. The formation of pycnocline layer may result from changes in salinity or temperature, may result from changes in salinity Sir, the formation of pycnocline layer may results results from changes in salinity or temperature, from changes in salinity or temperature. First stop. Because the pycnocline zone is extremely stable, because the pycnocline zone is extremely stable, stable in the regions other than polar regions, polar areas, in the regions other than polar areas, other than polar areas. Thus, it acts as a barrier for surface process. It acts as a barrier for the surface process. Because of this pycnocline layer,
Because of this pycnocline layer, रिपीट कर the pycnocline layer act as a barrier for surface process. Act as a barrier for surface process. Thus, changes in salinity or temperature are very small. So please repeat. Thus, Because of this, because of this pycnocline layer, changes in salinity or temperature, changes in salinity or temperature, salinity or temperature is very small, in deep water, in deep water in the oceans, in deep water in the oceans, in the oceans. Full stop. Next, heading डालिए class. Thermohaline circulation. Thermohaline circulation. Thermohaline circulation. सर Yes. सर ये जो पिक्लोक्लाइन लेयर है आपने जो परसों कराई थी थर्मोक्लाइन लेयर उसके ऊपर होती है नीचे? थर्मोक्लाइन लेयर का मैंने आपको बताया था. थर्मोक्लाइन लेयर क्या कैसे होती है. थर्मोक्लाइन लेयर पहले 100 मीटर्स तक आपके एक जैसे ही करीब करीब टेम्परेचर रहता है. 100 मीटर आपके 500 मीटर से 1000 मीटर्स तक, 500 मीटर से 1000 मीटर्स तक टेम्परेचर एक सिग्निफिकेंटली डाउन होता है. वो लेयर थर्मोक्लाइन लेयर होती है. ठीक है. और उसके नीचे आपके टेम्परेचर बिल्कुल बहुत ही कम चेंज होता है, पर बहुत फ्रीजिंग पॉइंट होता है, से अबाउट 2 डिग्री टू 1.6 डिग्री. ठीक है. तो 500 मीटर से 1000 मीटर के लेयर को हम थर्मोक्लाइन लेयर बोलते हैं हर्षिता. और पिक्नोक्लाइन लेयर की क्या डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था. इट इज समवेयर, इट इज कोई एज सच इसकी फिक्स लिमिट नहीं है, पर 100 मीटर से नीचे और 1000 मीटर तक पिक्नोक्लाइन लेयर मिलती है. तो पिक्नोक्लाइन लेयर 100 मीटर से नीचे, पानी सब सतह के 100 मीटर से नीचे और 1000 मीटर के बीच में कहीं भी बन सकती है. और थर्मोक्लाइन लेयर किसके बीच में बनती है? 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में. डिफरेंस क्लियर है? तो उसमें बन भी सकती है थर्मोक्लाइन लेयर में पिक्नोक्लाइन, और नहीं भी बन सकती है. ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में ओशनिक वाटर किस एरिया में लोकेटेड है. सर मींस ये कोइंसाइड कर सकते हैं? कर सकती, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती. क्योंकि भाई देखो, पिक्नोक्लाइन लेयर का जो रीजन है, जो इसकी जो लिमिट है, इसकी जो विड्थ है, वो 100 मीटर से 1000 मीटर के बीच में. ठीक है. और वही थर्मोक्लाइन लेयर 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में. तो इसमें बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है. अब सपोज अगर 400 मीटर में बन रही है तो फिर नहीं बनेगी, बट यही अगर 600 मीटर में बन रही है तो थर्मोक्लाइन लेयर में कंसाइड कर जाएगी. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? यस सर. ओके. लिखे क्लास. नेक्स्ट, थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन. थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन.
थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्लास, जो वर्ड है थर्मोहेलाइन, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हेलाइन मतलब सैलिनिटी। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ओके, कई बार क्या होता है कि ओशन क्योंकि वास्ट है, हर जगह की सैलिनिटी अलग अलग है और हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग है। इस कारण से बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, अब नाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द ओशन करंट्स, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी एक करंट शुरू हो जाता है, करंट फ्लो शुरू हो जाता है। ओके, तो उसको हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, प्रिवेलिंग विंड्स, जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, परमानेंट विंड्स हैं, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ये विंड्स क्या करती हैं, ये कंटिन्यूअस ब्लो करती हैं, स्टेडी स्पीड से ब्लो करती हैं और ये ऊपर के ओशन के पानी को ड्रैग कर लेती है। इस कारण से नीचे का पानी, नीचे का ठंडा पानी या लेस सलाइन पानी ऊपर आ जाता है और एक करंट स्टैब्लिश हो जाता है और इसको हम कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। This topic was also we missed yesterday. Okay, not missed, because the time was over, that's why I couldn't able to finish this topic yesterday. Okay, so clear hai guys? Okay, heading rally class thermohaline circulation, this is the last topic and then we will stop this chapter. We will finish off the oceanic temperature and salinity. Okay, and then we will start with the movement of ocean water. Okay, dear class, thermohaline circulation. लिखिए, since prevailing winds like westerlies, trade winds, polar winds, since prevailing winds like westerlies, trade winds, polar winds blow continuously in the same direction throughout the year, blow continuously in the same direction throughout the year, and when these permanent winds blows over ocean, over ocean. Yes class. So when these prevailing winds, permanent winds blows over ocean water, they drag the surface water over long distance. They drag the surface water over long distance. Long distance. Sometimes as deep as 100 meters. As deep as 100 meters. As a result, the cold water from below, tries to fill the gap, and as a result
A current is established. A current is established, Sir, and as a current. and as a result, a current is established. Current is established. Full stop. This current is driven by differences in water density. This current is driven by differences in water density, which is controlled by temperature and salinity. Which is controlled by temperature and salinity. Temperature and salinity. Full stop. लिखिए. This process is known as thermohaline circulation. This process is known as thermohaline circulation. Known as thermohaline circulation. Circulation. लिखिए. The thermohaline circulation sometimes called the thermohaline circulation is sometimes called sometimes called as the ocean conveyor belt. As the ocean conveyor belt or the global conveyor belt. Or the global conveyor belt. Global conveyor belt. Because of this belt, the more saline water, the more saline and warm water, the more saline and warm water reaches in the polar areas, and a cold and fresh water and a cold and fresh water from polar areas reach in the equatorial and tropic regions. In the equatorial and tropic regions. Full stop. Clear है guys? And class,
this with this with pycnocline and thermohaline circulation, we completed fully the ocean and salinity chapter. Okay, now we are switching over to the next chapter, the new chapter, the movement of ocean water. Okay, we are switching over to the new chapter, that is the movement of oceanic water, movement of oceanic water. Of oceanic water. इस चैप्टर में, ओशनिक वाटर के चैप्टर में, हम करंट्स पढ़ेंगे एक मूवमेंट के रूप में. तो पूरे चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर. तो मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर क्लास, तीन तरीके से ओशनिक वाटर मूवमेंट होता है. ओशन का जो वाटर होता है वो तीन तरीके से मूवमेंट करता है. पहला वेव्स, दूसरा आपके करंट्स, और तीसरा टाइड्स. ओके, तो हम पहले वेव्स देखेंगे, वेव्स क्या होती, करंट क्या होते हैं, और फिर टाइड्स देखेंगे. ओके, लहरें क्या होती हैं. ओके, आपके वेव्स को लहर कहा जाता है. ओके, देन आपके धाराएं क्या होती हैं, करंट्स को धाराएं कहा जाता है. और फिर आपके ज्वार भाटा क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं. वी विल टेक वन बाय वन. ओके, तो क्लास, ओशनिक वाटर एक जगह, एक कोई स्थिर नहीं है. हाँ, अगर आप बीच पे गए होंगे तो आप जानते होंगे कि ओशंस में वेव्स उठती हैं, वो शोर पे डैश करती हैं. ओके, सर्फ क्रिएट करती हैं, और वहां पे इरोजन भी होता है. हम इरोजन चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग विद द waves, I want that you should see a video. Okay, अगर आई होप आपके यहाँ नेट कनेक्टिविटी ठीक ठाक होगी तो यू कैन एबल टू सी द वीडियो, क्योंकि जब आप लाइव कनेक्टिविटी लाइव देख सकते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं. आई विल मेक यू सी अ वीडियो. ओके, अगर क्लास में होते तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोजेक्टर पर दिखाता, बट यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ओशन वेव्स होती क्या है, किस तरीके से बनती हैं, क्या है. ओके, जस्ट सी. यहाँ पे आप उसकी सर्फिंग मत देखिएगा, यहाँ वेव फॉर्मेशन देखिएगा. देखिएगा कई अल्टरनेट पे वेव्स आ रही. मतलब मैंने जहाँ पे वीडियो पॉज किया है, एक पहला क्रस्ट यहाँ है, उसके बाद कुछ दूर में दूसरा क्रस्ट है, फिर तीसरा क्रस्ट है, चौथा और पांचवा क्रस्ट भी आप देख सकते हैं दूर बन रहा. ओके, क्लियर है. अब ये वेव बनती कैसे हैं गाइस. वेव्स जो समुद्र में उठती हैं
इट इज बिकॉज ऑफ द विंड। आपने देखा होगा कि जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है समुद्र के अंदर तो वेव्स कई कई मीटर ऊपर उठती हैं, आपके 10-10, 20-25 मीटर ऊपर ऊंची वेव्स उठती हैं। रीजन क्या होता है कि पानी, हवा पानी को ड्रैग करती, खींचती है। और ये जो वेव्स आप देख रहे हैं जिसपे सर्फिंग कर रहा है, ये भी बिकॉज ऑफ द विंड। अब क्योंकि जो सी ब्रीज चलती है वो आपके टुवर्ड्स सी टू लैंड चलता है, तो हवाएं सी से लैंड की ओर जा रही हैं तो अपने साथ पानी को खींचेंगी और उस कारण से वेव्स बनेंगी। ओके, मैं जरा फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। जस्ट सी, मैंने अगेन फिर से पॉज किया। एक पहला इंटरवल, फिर उसके बाद दूसरा इंटरवल के बाद दूसरे क्रेस्ट, फिर उसके बाद तीसरा क्रेस्ट, फिर चौथा क्रेस्ट, फिर पांचवा क्रेस्ट। तो ये क्या है? हवा पानी को खींच रही है। ओके, और पानी ड्रैग हो रहा है और इस कारण से वेव्स बनती हैं। और जैसा कि मैं आपको सुनामी में बता चुका हूं, जैसे जैसे ये जो पानी है ये आपके सी शोर के पास आएगा तो नीचे फ्रिक्शन लगेगा और इस कारण से वेव्स हाइट में बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि ऊपर पीछे वाली वेव्स, ऊपर वाली वेव्स आगे वाली वेव्स पे ओवरलैप कर जाएगी और वेव की हाइट बढ़ जाएगी। और एज अ रिजल्ट जब कोस्ट पे आते हैं तो दिस थिंग सडनली डैशेस विद द शोर, जिसे हम सर्फ कहते हैं। क्लियर है गाइस? क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओके, लिखिए द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। The ocean water is never static, but keeps on moving horizontally as well as vertically. But keeps on moving horizontally as well as vertically. Vertically. The movement of ocean water takes place in the following three different ways. Takes place in the following three different ways. Number one, ocean waves. Number two, ocean currents. Number three, tides. Number three, tides. First stop. लिखिए Sir, ocean waves, tides, and ocean currents. Ocean currents.
तीन तरह के समुद्र में मूवमेंट होती है। देखा इस ओशन वेव्स, ओशन वेव्स ओशन वेव्स। अभी मैं आपको क्लास ओशन वेव्स का पूरा एक वीडियो दिखा चुका हूं। हवा, मैंने फिर से बता रहा हूं, हवा पानी को ड्रैग करती है अपने साथ, खींचती है, इस कारण से वेव्स उठती है। ठीक है, तो रिपल्स इफेक्ट होता है, मतलब कि जैसे सपोज आपने पॉन्ड में एक रुके हुए पानी में पत्थर फेंका तो रिपल्स उठते हैं और रिपल्स किनारे तक जाते हैं। वैसे ही ऑसिलेटरी मोशन होता है आपके वेव्स का। क्लियर है? ओके, लिखिए, ओशन वेव्स आर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन वाटर। ओशन वेव्स आर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन वाटर manifested by an alternate rise and fall of the sea surface. Manifested by, सर रिपीट कर दो एक बार। लिखिए, ocean waves are oscillatory movements in water manifested by an alternate rise and fall of sea surface. Manifested by an alternate rise and fall of sea surface. Fall of sea surface. Waves in the ocean water travel in some particular direction. Waves in ocean water travel in some particular direction. Particular direction over long distances. Over long distances. It is to be noted that it is to be noted that it is only the wave which travel further. It is only the wave which travel further further while the water particles remain at the same place. While the water particles remain at the same place. At the same place. For example, if a floating substance like cork is thrown in the water, if the floating substance like cork is thrown in water, thrown in water,
It will move up and down and to and fro. It will move up and down to and fro with approaching wave, but but will not travel with it, but will not travel with it travel with it unless it is blown by the wind itself, unless it is blown by the wind itself. Full stop. ले guys, next line डालिए. Terminology associated with the waves. Sir, pardon? Terminology associated with the waves. Terminology associated with the waves. Associated with the wave. Plus, I'm making you see a diagram. Okay. Please copy this diagram. Okay. I'm giving you 2 to 3 minutes. Copy this diagram because this diagram is important. Okay. क्योंकि एक बार अगर हम लोग क्लास में भी होते तब भी मैं आपसे ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहता. Okay. Copy this, just copy this diagram, guys. दो मैं इसको आगे रात में इसको मैं उसमें भेज दूंगा. क्या कहते हैं, जस्ट मिनट गाइस, आपको शेयर कर दूंगा. ओके. बट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज ये वेव की टर्मिनोलॉजी को समझने में हमें आसानी देता है. वेव लेंथ, ट्रफ, वेव हाइट, क्रेस्ट, ये वेव पैरामीटर्स हैं. फिनिश्ड? यस सर. और भी कोई ड्रॉ कर रहा है?
I think it's not that typical. सर आपको zigzag लाइनें बनानी है. Okay guys, rest I will share it on the this thing, WhatsApp group. Okay, so wave terminology लिखिए class. Each wave has two parts. Each wave has two parts. The upper part is called crest and the lower part is called trough. The upper part is called crest while the lower part is called trough. So the distance between the two consecutive crest or trough, the distance between two consecutive crest or trough is known as wavelength. The distance between two consecutive crest or trough is known as wavelength. Is known as wavelength. Wavelength. The time taken by two consecutive crests to pass any fixed point the time taken by two consecutive crests to pass any fixed point to pass any fixed point to pass any fixed point is known as wave period. Is known as wave period. First stop. The vertical distance between trough and crest. The vertical distance between trough and crest crest is the wave height. So can you please repeat Yeah, the from vertical wave distance period? the vertical distance between trough and crest is known as wave height or wave period का मैं आपको बता रहा हूँ. The time taken by two consecutive crests to pass any fixed point. The time taken by two consecutive crests to pass any fixed point is known as wave period. The vertical distance between trough and a crest is wave height. The vertical distance between trough and a crest is the wave height.
Thus the velocity of moving wave can be determined as follows. Thus the velocity of moving wave can be determined as follows. Determined as follows. Here guys, velocity of wave is equal to wavelength upon period. न्यूमरेटर में wavelength, डिनोमिनेटर में period. Wavelength upon period. Wavelength upon period. Full stop. देखिए, causes of waves. Causes of waves. Waves are mainly produced by friction and pressure of winds. Waves are mainly produced by friction and pressure of winds on the smooth surface of the sea. On the smooth surface of the sea. Sir, friction and pressure of winds on the smooth surface of the sea. On the smooth surface of the sea. First stop. The size and force of waves depends upon three factors. The size and force. The size and force of the waves depends upon three factors. Depend upon three factors. Factors. Number one, the velocity of the wind. The velocity of the wind. Number two, the duration of the wind. Duration of the wind. And number three, the distance over which the wind can blow unhindered. The distance over which the wind can blow unhindered.
Wind can blow unhindered.